जी तो हमारे जो पिछले 2 सेशन थे उसके अंदर हमने थोड़ा सा मैं रिकैप दे लूँ उसका कि हमने इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन देखी ओवर थिंकिंग की कि ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं, इसका असल मतलब क्या होता है। उसके बाद इसकी काजेज़ थी, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसके अलावा आपके सोशल फैक्टर्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कोई भी फैक्टर है जो कि बैक एंड पर ओवर थिंकिंग करवा रहा होता है। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स को ओवर थिंकिंग होती है और वो उसको मैनेज कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं होता, वो मैनेज नहीं हो रही, तो फिर उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और ये अक्सर ऐसे होता है कि वो किसी ना किसी मेंटल इलनेस का शिकार होता है जो कि वो एड्रेस नहीं कर रहा होता, उसको डिनाइल कर रहा होता है। क्योंकि जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं ना इन तरह की प्रॉब्लम्स के साथ, वो डिनाइल में होते हैं, ठीक है। वो अपनी जो बीमारी को बीमारी समझते नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और केसेस तब ही फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं जब वो सीवियर हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग अगर आप टाइमली मैनेज कर लें ना, तो ये आपके लिए जो है वो अच्छी बात है। और अगर आप इसको मैनेज नहीं करते और ये एज इट इज़ रहती है, तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। और फिर जो उसके बाद आपके कह सकते हैं कि कोग्निशंस हैं, उसके बाद न्यूरल पाथवेज हैं ब्रेन में, वो फिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं और आप चाह कर भी जो है ना ओवर थिंकिंग नहीं रोक पाते। तो हमने पहले दिन में मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे, कल हमने जो देखी हैं वो टेक्निक्स थी जो कि आपको इमीडिएट रिलीफ देती हैं। आप उससे जो है वो फौरी तौर पर जो है अपने आप को ओवर थिंकिंग से बाहर ला सकते हैं, जिसके अंदर जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसको आप जब भी करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इमीडिएट रिलीफ होगा, ठीक है। विद इन मिनट्स जो है वो आपको ओवर थिंकिंग आपकी स्टॉप हो जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कोई भी इमोशन है, कोई भी थॉट है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे या आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि अवॉइड करेंगे, तो वो मज़ीद इंटेंस होता है, ठीक है। कोई भी इमोशन है, कोई भी थॉट है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपसे आपकी उससे जान छूट जाए, तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अगर आप इग्नोर करते हैं या आप उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो वो इंटेंस होता है और उसकी जो सवेरिटी है वो टाइम इंक्रीज़ होती है, और अक्सर औक़ात फिर उसकी वजह से आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उतना ही लंबा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए फिर कल को उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो आज हमने जो बेसिक देखना है, जो लास्ट में रह गया है थोड़ा बहुत, वो होगा कि हम इमीडिएट टेक्निक्स के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएँ। और ये हमें बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ और रूटीन के अंदर, आप इनको शामिल करेंगे और आपको ओवर थिंकिंग से जो है वो रिलीफ मिलेगा, आप उसको मैनेज कर सकेंगे, आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हमने जो देखना है वो आप अपना डेली पर्सनल प्लान टू परफॉर्म द गोल्स, टू परफॉर्म योर वर्क्स, डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। और ज़्यादातर जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, या तो आपको किसी काम करते दौरान आपकी रूमिनेशन होती है, आपका ध्यान नहीं रहता, पुअर फोकस होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओवर थिंकर्स के साथ। वो बारहा ये कंप्लेन करते हैं कि वो काम करते हैं तो उनका काम में ध्यान नहीं रहता। इसके बाद अगर रात को सोते हैं तो उस वक़्त ख़यालात बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और उस वक़्त नींद नहीं आती। तो इसके लिए फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ इस तरह की होती हैं कि आप अपनी लाइफ हैबिट्स को, अपनी डेली रूटीन को किस तरह से मैनेज करेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो विद टाइम आपके कंट्रोल में रहे। क्योंकि ओवर थिंकिंग देखा जाए ना, तो ये आपके ब्रेन का एक नॉर्मल फिनोमिना है जो आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से ख़राब होता है, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रिप्लेस योर ओवर थिंकिंग विद द कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स। इसके अंदर हम सीबीटी और यानी कि पर्सनल प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो ओवर थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं ब्रेन में जो डेवलप हो जाते हैं,
बार बार ओवर थिंकिंग करने से वो जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो डेवलप होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो हमारी हैबिट में चले जाते हैं, हैबिट सेंटर में चले जाते हैं जो कि बेसल गैंग्लिया है। फिर आप ना चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं, जबकि आप उस वक्त उसको कह सकते हैं कि आप इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन वो आपसे इनवॉलेंटरली हो जाती है क्योंकि वो आप बेसल गैंग्लिया के थ्रू ऑपरेट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको अपनी हैबिट्स को काउंटर एक्ट करवाना पड़ता है विद द पॉजिटिव एंड न्यू हैबिट्स। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि आप अपनी हैबिट्स के अंदर, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वर्कशॉप रखूँगा कि हैबिट फार्मेशन और आप किस तरह से बैड हैबिट्स को ख़त्म कर सकते हैं और न्यू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी को समझ ना आना आए तो आप मुझे बिला तकल्लुफ़ रोक दीजिएगा, मैं उधर उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तबीयत की वजह से थोड़ा सा जो है ना मेरा आज फोकस शायद इतना ना हो पाए। बेसल गैंग्लिया की बात करें तो मैं इसलिए इसको हाईलाइट अंदर कर रहा हूँ क्योंकि जो ओवर थिंकिंग है ना ये आपकी हैबिट हो जाती है। ऐसे क्लाइंट्स जो कि आपसे आकर सेशन लेते हैं या आप उनको स्ट्रैटेजीज बताते हैं, वो क्या करते हैं अमूमन वो एक दो दिन इस्तेमाल करते हैं आपकी बातों को, उन पर अमल करते हैं, और फिर तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद आ कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि एक तो वो उसको पर अमल करते नहीं, और दूसरी कि वो चीज़ उनकी हैबिट बन गई, और हैबिट को चेंज करना ये एक मैं समझता हूँ कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। विद इन नाइट, विद इन अ डे इसका जो है ना वो नहीं आता। हाँ, इमीडिएट जो होते हैं ना टेक्निक्स माइंडफुलनेस वगैरह की, सीबीटी की, तो वो आपको वक्ती तौर पर रिलीफ दे देती हैं, लेकिन वो आपको परमानेंटली ओवर थिंकिंग से दूर नहीं करती। तो अगर आप परमानेंटली इसको मैनेज करने जा रहे हैं ना तो आपको ये जो लॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हम देखेंगे इनको 20 साथ यूज़ करने हैं, सिर्फ आपने शॉर्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ नहीं करनी। सो बेसल गैंग्लिया इट इज़ अ हैबिट सेंटर है, जैसे कि इसके ऊपर पहले भी बात हुई थी। तो हमारा जो हैबिट सेंटर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्टिविटीज़ को अपने अंदर सेव कर सकता है। ठीक है, अगर आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी बार बार रिपीट करते हैं या पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आप बार बार उनको यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की जो पॉजिटिविटी है, डैट कैन आल्सो बी प्रेजेंट, डैट कैन आल्सो बी इनकोडेड इन योर हैबिट सेंटर। और अगर आप इसके बरक्स नेगेटिव थाट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे और वो हैबिट सेंटर के अंदर उनके न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से अब वो ऑटोमेटिक हो गई है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है कि you can change the neural pathways, you can rewire your brain, and this ability of the brain is known as neuroplasticity. ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लास, आर यू लिसनिंग? हाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ आई है आपको? जी सर। तो ब्रेन की वो एबिलिटी जिसकी मदद से आप इसके ओल्ड पैटर्न्स को न्यू पैटर्न से चेंज कर सकें। ओल्ड पैटर्न में नेगेटिव आ सकते हैं जिनको आप पॉजिटिव से चेंज कर रहे हैं, या आपकी न्यू हैबिट्स हैं जिनको आप चेंज करेंगे विद द ओल्ड वन। ठीक है, तो ये जो ब्रेन की एबिलिटी है टू चेंज itself, to change its structure, to change its habits, to change its neural pathway, that is neuroplasticity। और बेसिकली हम ओवर थिंकिंग की मैनेजमेंट में ब्रेन की यही एबिलिटी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम विद टाइम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ओवर थिंकिंग को मैनेज कर पाते हैं। तो बोथ नेगेटिव पॉजिटिव माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, इसके हम आगे बात करेंगे। जर्नलिंग किसे कहते हैं इसका आपने नाम सुना ही होगा, का साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको इसका पता होगा। दे आर स्टोर्ड इन बेसल गैंग्लिया। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव है जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं वो बेसल गैंग्लिया में जाती है, और वहाँ पर विद रेपिटेशंस न्यू न्यूरल पाथवेज कैन फॉर्म एंड ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द ओल्ड पैटर्न्स। तो ये बात हो रही है कि अगर आपके ओल्ड पैटर्न्स नेगेटिव हैं तो आप उनको पॉजिटिव से चेंज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा चेंज किसी भी तरह का हो, इट रिक्वायर्स टाइम एंड कंसिस्टेंसी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने माइंडफुलनेस से वक्ती तौर पर तो आप मैनेज कर लिया, लेकिन आप जो है वो इसको अपनी रूटीन में अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को ऐड नहीं कर रहे, पॉजिटिव थॉट्स को ऐड नहीं कर रहे, तो आपको एक वक्त आता है कि आपको जो शॉर्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी काम नहीं देती।
तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ता है। डिपेंड अपॉन योर माइंड सेट एंड विल पावर। अवर ब्रेन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसको मैंने आपसे पूछना था लेकिन मैंने खुद ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और इससे हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं ओल्ड पैटर्न्स को। तो आई होप कि आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा। जी सर। ओके। सो ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है इसकी कि व्हेन वी रिपीट द नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स दे वायर द न्यूरल पाथवेज फॉर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो हमारे जो वायरिंग होती है ना ब्रेन में, वो उन रेपिटेटिव एक्शन और थॉट्स की वजह से वो उसी तरह से वायर हो जाती हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, थॉट्स यूज़ कर रहे हैं और उनको फिर रिपीट भी कर रहे हैं, शर्त क्या है कि आपने उसको रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, वो ऑटोमेटिक एक्टिविटी हो जाए कि वो आप कहते हैं ना कि इरादतन इंटेंशनली आपकी जो है वो अनइंटेंशनली आपसे परफॉर्म हो गए। कोई भी नेगेटिव इवेंट आ गया है, कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव जो पाथवेज हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हों और आप अपने आप को रिलैक्स रखते हुए उसको फेस करें और उसको सोल्व आउट करें। सो इफ़ वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज विद टाइम they become automatic and brain can be rewired, you can rewire your old patterns। और इसी वजह से जो है वो आज साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं कि आपकी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जो वायर हो चुके होते हैं आपके ब्रेन में, आप उनको भी रीवायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। तो रिसर्च फाइंडिंग्स में क्या है कि कंसिस्टेंस प्रैक्टिस ऑफ न्यू बिहेवियर्स कैन रीवायर द ब्रेन रिड्यूसिंग द डिफ़ॉल्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स द रूमिनेशन। कि विद टाइम जब आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को, पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं, अपनी डेली लाइफ का, डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप एक वक्त आता है तो आप खुद ये चीज़ फील कर सकते हैं, आप इसी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपके जो बिहेवियर्स हैं वो न्यू डेवलप हो जाते हैं और जो आपकी रोमिनेशन की प्रॉब्लम्स थी, जो आपकी ओवर थिंकिंग की या कोई भी नेगेटिव बिहेवियर था, वो विद टाइम मैनेज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू ब्रेक द नेगेटिव साइकिल्स। यानी कि ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट होते हैं जो रूमिनेट करते हैं, इस तरह की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हम कौन सी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ओवर थिंकिंग में इसकी जो मैनेजमेंट है ना लॉन्ग टर्म, इसमें याद रखिएगा कि अगर आप हैं या कोई भी क्लाइंट है, वो आपसे अगर आगे कंप्लेन करता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो सबसे पहला सवाल आपका उससे ये होना चाहिए कि आपको ओवर थिंकिंग किस वक्त होती है या किस काम को करते हुए होती है। यानी कि आपकी ओवर थिंकिंग का कोई ना कोई ट्रिगर है जिसकी वजह से आपकी एक स्पेसिफिक टाइम में या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के दौरान ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो काम होता है ना इसको मैनेज करने के लिए, वो होता है कि आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें कि आप दिन में किस वक्त ओवर थिंकिंग करते हैं, या कौन सी बात है जिसके बाद आपको ओवर थिंकिंग होती है, या कौन सी एक्टिविटी है जिसके दौरान आपको ओवर थिंकिंग होती है। सबसे पहले आपका मेन जो कंसर्न है वो ट्रिगर है कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, एंड व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड योर ट्रिगर्स देन चैलेंज द थॉट्स। उस दौरान अब आपको ट्रिगरिंग इवेंट के बाद जो भी नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, आप जब उनको राइट डाउन करते हैं, आप उनको जब कह सकते हैं कि आप उनको जब आइडेंटिफाई करेंगे, देन यू विल रिप्लेस विद अ पॉजिटिव। इसके लिए थॉट रिकॉर्ड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके शुरू में हमारे पास कॉलम होता है उस इवेंट और सिचुएशन का, जिसमें हम उसको लिखते हैं कि भाई ये काम करते हुए या दिन में इस वक्त मुझे ओवर थिंकिंग हुई। उसके बाद अगले कॉलम में हम लिखते हैं कि व्हाट वाज द नेगेटिव थॉट्स। उस वक्त आपको किस तरह के नेगेटिव थाट आए, फॉर एग्जांपल आई एम अ फेलियर या आई एम अ लूज़र, किसी भी तरह का इस तरह का जो नेगेटिव थाट उस वक्त आपको बार बार रूमिनेट करता है। देन यू विल चैलेंज। चैलेंज में क्या होगा कि आपका ये जो थॉट है कि मैं एक लूज़र हूँ, आपके पास इसका कोई एविडेंस है क्या, आपकी ये एजम्पशंस हैं सिर्फ, या आप इसको रियलिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने चैलेंज में करना होता है, एंड व्हेन यू चैलेंज इट यू विल रिप्लेस योर नेगेटिव विद द पॉजिटिव थाट।
और इससे क्या होता है कि जब आप इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो जो एक्टिविटी है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव से चेंज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है कि आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को इरेज कर सकें, उनको रीवायर कर सकें। तो रिपीट द पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड थॉट्स अंटिल दे बिकम ऑटोमेटिक। याद रखना है आपने, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने लॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, या आप ओवर थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, या आप अपने लिए काम कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर, तो सबसे पहले ट्रिगर सिचुएशन, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन और ट्रिगर है जो ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करता है। उसके बाद आपने उस दौरान होने वाली नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना है, और उनको चैलेंज करते हुए पॉजिटिव के साथ आपने सिर्फ उसको रिप्लेस नहीं करना, आपने उसके ऊपर एक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, ये जो स्टेप्स हैं बेसिक, आपने इनको रिपीट इतना करना होता है कि जिस तरह आपका वो एक नेगेटिव साइकिल बन गया था, इसी तरह आपका पॉजिटिव साइकिल भी रीवायर हो जाए। इसके अंदर नेक्स्ट एक टेक्निक है जर्नलिंग। आप में से कोई पार्टिसिपेंट जो जर्नलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके कि इससे क्या मतलब है और ये क्या टेक्निक होती है, काइंडली कंट्रीब्यूट करें मेरे साथ, ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि सब सुन रहे हैं और सब एक्टिवली इस सर चीज़ को इसमें लिसन कर रहे हैं। सर जर्नलिंग जो बेसिक इसमें ये होता है कि आप अब कोई भी नोटबुक रखे, उसमें अपनी जितनी भी फीलिंग्स या थॉट्स हैं वो आप उसमें नोट डाउन करते रहते हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, इट इज़ दी आल्सो नोन एज ब्रेन डंपिंग मेथड। यानी कि हम ब्रेन का जो एक वो गार्बेज होता है, वो जो इसके अंदर एक मवाद जमा हो जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, उसको हम एक पेज पर उतारते हैं, ठीक है। और जर्नलिंग जो है, देखिए देखा गया है कि जो लोग दिन में 10 मिनट के लिए भी जर्नलिंग कर लेंगे, उनकी जो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 50% तक रिड्यूस हो जाती हैं। उनकी मूड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाती हैं। जो जो पर्सन डेली बेस पर 10 मिनट के लिए ही जर्नलिंग क्यों ना करे, आधा घंटा या 10 मिनट, जितना भी कन्वीनियंट होता है उस बंदे के लिए। तो जर्नलिंग बेसिकली क्या है कि इट इज़ ब्रेन डंप मेथड, कि आप अपने दिमाग की, अपने माइंड की वो जो एक रूमिनेटिंग थॉट्स होते हैं उनके, आप उनको एक पेज पर उतारते हैं। और आपको पता होगा, जैसे मैं पहले भी बताया, कि ब्रेन रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस नहीं कर सकता, इसलिए जो आप पेज पर उतार रहे हैं ना लिख के, वो ब्रेन के लिए उतना ही इफेक्ट रखता है जितना आप उसको किसी के साथ बोलकर शेयर करते हैं। यानी कि आपका कैथारसिस हो जाएगा, चाहे आप किसी को बोलकर शेयर करें, या आप सिर्फ एक सफ़े, एक पेज के साथ अपने पेन के साथ उसको शेयर कर दें, ब्रेन के लिए वो एक ही इफ़ेक्ट रखता है। तो इसलिए वो लोग जो हिचकिचाते हैं किसी को कुछ शेयर करने में, या जिनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, या फिर कुछ लोगों का एक वैसे भी एक नेचर होती है कि वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, कुछ उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, या कुछ नार्किसिस्टिक होते हैं, या कुछ जो वैसे ही शक्की मजाज होते हैं, विद बाय बर्थ ही होते हैं पर्सनैलिटी के वाले से। तो उनमें क्या होता है कि आप ऐसे जो शख्स हैं जिनका सोशल नेटवर्क कमज़ोर है, जिनकी सोशल सपोर्ट नहीं ज़्यादा, या जो किसी के साथ शेयर कर नहीं सकते, वो जर्नलिंग यूज़ करें। जर्नलिंग उनको वही इफ़ेक्ट देगी जो किसी दूसरे शख्स ने उनको देना है जब वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके वो जो फजूल ख्यालात होते हैं ना, जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, साइकिल की शक्ल में चलते रहते हैं, जब तक आप उनको बाहर नहीं ना निकालते, वो आपके अंदर जितनी देर तक रहेंगे वो इंटेंस होते जाएंगे। इसलिए इनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनको चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह के जो ये इमोशंस और थाट्स होते हैं, अगर आप इनको प्रेस करेंगे, डिनाइल में जाएंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो when we write our thought and express them on the paper, its facts is equal to as if we share with some other person। तो ब्रेन के लिए ये एक्टिविटी उसी तरह की है जैसे आप किसी के साथ वर्बली शेयर करते हैं। और ब्रेन कान डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड द फैंटेसी, यानी कि एक्सप्रेशन ऑन द पेपर एंड शेयरिंग विद द पर्सन, ब्रेन के लिए ये एक ही इफ़ेक्ट रखता है। इसलिए जर्नलिंग जो है ना,
आपको बाकी प्रॉब्लम्स के साथ साथ ओवर थिंकिंग से भी मैनेज करने में मदद करती है। और आगे एक टेक्निक आ रही है जो कि शायद आप में से किसी ने पहले सुनी हो, और ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है जो मैं समझता हूँ कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनसे स्टडी करते हुए नहीं पढ़ा जाता, ख्यालात आते हैं इधर उधर के, या कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क करते हुए रूमिनेशन होती है। तो उनकी जो डेली रूटीन है ना, उसके अंदर ये अगर वो ऐड कर लेंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा, और विद टाइम वो देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ सेट योर वरी टाइम। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, ख्याल है, थॉट है जो बार बार आ रहा है, ख़ासतौर पे कोई इंपॉर्टेंट काम करते हुए, किसी से बात करते हुए आपकी जो है वो बार बार डे ड्रीमिंग में आप जा रहे हैं, या आप बार बार रूमिनेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी ऑपरेट करते हुए आपको रूमिनेशन हो रही है, पढ़ते हुए रूमिनेशन हो रही है, तो आप अपनी डेली रूटीन इस तरह से सेट करें कि आपने दिन का एक मखसूस हिस्सा अपनी उन सोचों और उन ख्यालात और उन परेशानियों को देना है जो आपको वो काम के दौरान तंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई बुक रीड कर रहा हूँ और मेरे जहन में मुसलसल ख्याल चल रहे हैं कि मुझे आज फलां बंदे ने इस तरह बोला, या मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या हो सकता है, अगर ये हल ना हुई तो कोई नुकसान हो जाएगा, इस तरह से कोई भी रूमिनेशन, कोई भी रूमिनेटिंग थाट हो सकता है जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे रीडिंग के दौरान तंग कर रहा है, या कोई भी काम करते हुए। तो अगर मैंने अपनी डेली रूटीन इस तरह से सेट की होगी कि मैं अपनी उन तमाम चीज़ों के लिए दिन में 6 से 7 बजे तक या 6 से 6:30 बजे तक एक टाइम फिक्स किया है, जिस दौरान मैंने बैठकर अपने इन प्रॉब्लम्स को देखना है, इनके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, इनके ऊपर सॉल्यूशंस जो हैं उनको निकालना है, इसके ऊपर मैंने रीजनिंग करनी है, थिंकिंग करनी है। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है दिन टाइम आने वाले रूमिनेटिंग थाट्स को, कि जब आप रूमिनेटिंग थाट्स को रिपीट नहीं करते, जहाँ वो आते भी हैं तो आप उनको शट अप कॉल देते हैं, कि मैं इसके लिए 6:30 बजे बैठूँगा, या मैं 6 बजे बैठूँगा और अपने इस प्रॉब्लम को देखूँगा कि इसका क्या हल हो सकता है। फ़िलहाल मैं अपना ये काम पूरा कर लूँ, जो भी एक्टिविटी है उस वक्त जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक इफ़ेक्टिव है, और ये जब मैं बुक रीड कर रहा था तो मैंने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेली रूटीन के अंदर देखा, और काफ़ी लोग इसको ना करते भी हैं कि वो वरी टाइम को इस तरह से प्लान करते हैं कि अगर वो वक्ती तौर पर आ भी रही है ना सोच, तो वो ख़ुद को ये कह देते हैं कि मैंने इसके लिए एक वक्त रखा है, मैं पहले ये काम कर लूँ फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो इसका बड़ा एक इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट होता है, एक बहुत इफ़ेक्टिव ये टेक्निक है जो ब्रेन को आप दे सकते हैं, और वो आपका ब्रेन लिटरली आपको ओवर थिंकिंग से आप कह सकते हैं कि एस्केप हो जाएगा इस चीज़ से। तो वरी टाइम के बाद जो है ना बेटा, वो है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। ये अंदर इसलिए मैंने इंक्लूड की है कि ओवर थिंकिंग में जो है ना वो बड़ा ज़्यादा इशू होता है कि लोग जो है वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम रूमिनेशन में ज़ाया कर रहे होते हैं, या उनसे काम जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे होते। तो उस दौरान उनको जो है वो अपनी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। इसलिए मैंने इसको एक अंदर, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग के अंदर ही टाइम मैनेजमेंट भी आती है कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, और अगर आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ हैं तो आपने अपने टास्क किस तरह परफॉर्म करने हैं। तो ये कुछ तीन इसके अंदर आ रही हैं चीज़ें। इस फर्स्ट वन इज़ ईज़नहोवर मैट्रिक्स। अब ईज़नहोवर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी ने अगर इसका नाम पहले सुना हो तो एनीबॉडी? आप लोग सुन नो रहे सर। हो? मुझे लगता है सब जी सोए सर, हुए सर हैं। नहीं पहले। किसी ने सुना है इसका नाम पहले? नहीं सर, पहले नहीं नहीं सर। सुना। जी अच्छा, ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से और टास्क परफॉर्मेंस के हवाले से। इसमें होता क्या है कि आप अपने दिन के जो काम हैं उनको इस तरह से कहते हैं कि आप उनको तरतीब देते हैं कि आपके पास 4 किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं काम के अंदर।
और आप उन 4 कैटेगरीज़ के अंदर फिर अपनी चॉइस की बुनियाद पर एक्ट करते हैं कि आपने पहले किस काम को करना है और किसको आपने बाद में करना है, किसको डिले करना है, किसको आपने जो है वो फ़ौरन करना है। ये मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ईज़नहोवर मैट्रिक्स है जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट और टास्क की जो परफॉर्मेंस है उसमें बड़ी ज़्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट इज़ है पोमोडोरो टेक्निक। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ख़ास तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए कि जो लॉन्ग हैं, जो लंबे अरसे के लिए कोई काम आपने करना है, आधे घंटे का काम है या 1 घंटे का काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग है या बुक रीडिंग है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप या एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, कोई भी टास्क के जो टाइम टेकिंग है उस दौरान पोमोडोरो टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और तीसरी वो है डिजिटल डिटॉक्स एंड शेड्यूल ब्रेक्स, क्योंकि हमने शुरू में भी देखा था कि डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का आपके ओवर थिंकिंग से क्या ताल्लुक़ है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले ईज़नहोवर मैट्रिक्स है। इट इज़ अ सिंपल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक दैट विल प्रायोरिटाइज योर टास्क। आप जो प्रायोरिटी की बेस पर टास्क जो हमको इस तरह से लेबल करते हैं कि आप उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वो ये वाली हैं जो हम आगे आ रहे हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी विल बी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। आपके कुछ ऐसे काम जो आपके दिन के ऐसे काम हैं कि जो आपके लिए करना अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। ऐसे काम जो हैं वो इस कैटेगरी में आप लिखेंगे कि जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनको आप इस कैटेगरी में रखते हैं। और ये वो काम होते हैं जो आपने पहले करने होते हैं, सबसे पहले इनको टाइम देना होता है। टास्क दैट रिक्वायर विल इमीडिएट अटेंशन एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसके जो नतायज हैं आपके लिए बड़े अहम हैं और वो फ़ौरन करना भी ज़रूरी है वो काम, इसलिए उसको हम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी विल बी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अहम तो हैं लेकिन फौरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, फ्री होकर कर सकते हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं करें कि आप उनको यही कि बिल्कुल ही दिन में किसी वक्त भी टाइम ना दें और उसको आप डिले कर दें। टास्क दैट आर की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस बट डोंट नीड इमीडिएट एक्शन, कि अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म्स में जाकर आपको कोई नुकसान दे सकता है। कोई आपका जो है वो आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस है तो उसमें कोई नुकसान हो सकता है कि आप अगर उसको टाइम नहीं दे रहे, उस प्रॉब्लम को टाइम नहीं दे रहे, तो उसको डिले करेंगे, बार बार डिले करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट तो नहीं था, थोड़ा सा ही मामला था, छोटा सा मामला था, लेकिन जब आप उसको डेली बेस पर इग्नोर करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी जो इग्नोरेंसेस होती हैं, ये गफलत, जो छोटी छोटी गफलत आप बरतते हैं, ये एक बड़े नुकसान के तौर पर सामने आती हैं। तो सेकंड कैटेगरी जो है वो इम्पोर्टेंट की है लेकिन नॉट अर्जेंट। थर्ड कैटेगरी क्या होती है कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। फौरी कर सकते हैं, फौरी करेंगे, लेकिन वो आपके लिए इतनी अहम नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इनको आप जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसकी जो है वो अंदर रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, और कुछ ऐसे काम कि जो अहम भी नहीं है और वो फौरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे कामों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपकी जो दिन की रूटीन है, टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको इस तरह से जब 4 कैटेगरीज़ के अंदर लेबल करते हैं, वो आपकी बॉस के साथ मीटिंग है, वो आपका किसी एम्प्लॉय के साथ मीटिंग है, किसी भी तरह का कोई काम हो सकता है, ये आपको अपने दिन की रूटीन में, डेली रूटीन में पता होता है कि मेरे दिन में कौन कौन से काम हैं। तो आपने इसको खुद ही लेबल करना है अपने माइंड में कि ये काम मेरे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है, या फिर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट है। तो ये आपको खुद ही लेबल करना होता है और इसकी बुनियाद पर फिर आप जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है काम को मुकम्मल करने में और अपने काम को डिवाइड करने में, ठीक है। जब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं ना, एक पैटर्न के साथ आ जाती हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वो चाहे वो काम हो या कोई भी चीज़ हो, उसको पैटर्न में रखें, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखें, तो वो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये ईज़नहोवर टेक्निक है जो आपको टाइम मैनेजमेंट में और टास्क की जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, उसके अंदर हेल्प करती है। आई होप कि आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ समझ भी आया होगा थोड़ा बहुत, जब आप इसको बाद में रीड करेंगे
और इसको जब आप अप्लाई करेंगे ना अपने ऊपर तो ये आपको उतनी ज़्यादा आसान भी लगेगी और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है इसके बाद जो थी वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप यानी कि कोई भी लॉन्ग एक्टिविटी है तो उस दौरान आप 25 मिनट तक उसको करें विद फोकस्ड अटेंशन। और फोकस टेंशन आपको कम कैसे मिलेगी, जब आपने साथ में बड़े टाइम भी प्लान किया होगा कि अगर आपको फ़र्ज़ करें उस दौरान आते भी हैं ख्याल तो आपने उसको बड़ी टाइम के अंदर डालते जाना है कि मैं इसके लिए तब बैठ कर सोचूंगा, इस सोच को मैं तब देखूंगा, इस मसले को मैं तब देखूंगा, उसने मुझे क्या कह दिया उसका जवाब मैंने क्या देना है मैं उसको बाद में सोचूंगा। तो ये बड़ी टाइम आप उसके अंदर डंप करते जा रहे हैं, उसके अंदर डालते जा रहे हैं। तो उस दौरान आपका फिर वो जो अटेंशन होती है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है आपके टास्क के अंदर। और इसके लिए आपने क्या करना होता है कि टास्क को ये नहीं है कि अंधाधुंध करते जा रहे हैं आप काम और पढ़ाई करते जा रहे हैं, रीडिंग है तो वो करते जा रहे हैं, ठीक है। इससे जो है वो आपका जो ब्रेन है वो फटीग हो जाता है और इस दौरान फिर रूमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस दौरान आप क्या करें कि अपने हर इस तरह के टास्क को 25 मिनट तक करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक रखें, यानी कि 5 मिनट तक आप उसे स्टॉप कर दें, अपने आप को रिलैक्स करें, ब्रेन को मेंटल जो आपकी जो डिफ्यूजन है उसको मिनिमाइज़ करें, अपने आप को रिफ़्रेश करें। देन आप उसको दोबारा से 25 मिनट के लिए कंटिन्यू करें। तो इसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इससे आपको काम भी आपका हो रहा होता है फोकस अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। आपको पता होता है कि मैंने 25 मिनट तक पढ़ना है तो आपने 25 मिनट तक आप उसको पूरी अटेंशन देते हैं और आप उसके बाद जब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो इससे आपका काम भी अच्छा हो रहा होता है और आपको रेस्ट भी मिल रही होती है। नेक्स्ट इज़ बेटा टिपिकली इट 25 मिनट्स लॉन्ग कॉल्ड पोमोडोरोज एंड फॉलोड बाय द 5 मिनट ब्रेक्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 4 पोमोडोरोज, यानी कि 1 घंटा मुकम्मल करने के बाद या 4 राउंड जब आप मुकम्मल कर लेते हैं 25-25 मिनट के, तो आपने उसके बाद फिर 15 मिनट 10 मिनट की जो है यानी कि बड़ी ब्रेक लेनी होती है 10-15 मिनट। और अगर आपका टास्क इतना ही था कि जो 4 राउंड में मुकम्मल हो गया जिसको आपने 25-25 मिनट दिए हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली काम भी आसानी से हो जाएगा और आपको ब्रेक्स भी जब मिलती हैं तो आपको इतनी ज़्यादा फैटीग भी नहीं होती और रूमिनेशन भी नहीं होती। तो ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है ऐसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो दिस अप्रोच विल हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, इट विल रिड्यूस द बर्नआउट, कि आप जो उकता जाते हैं काम करते हुए वो उकताहट बहुत कम हो जाती है जब आपको उसमें रिलैक्सेशन काम करते हुए मिल रही है। एंड विल इट मेक्स द लार्ज टास्क मोर मैनेजेबल बाय सेटिंग द क्लियर शॉर्ट टर्म गोल्स, के 25 मिनट में मैंने ये करना है, फिर मैंने ब्रेक, फिर 25 मिनट के लिए ये करना है। यानी कि आप गोल्स भी सेट करते जा रहे हैं, आप अपने बड़े काम को कह सकते हैं कि स्मॉलर पीसेस में चंक्स के अंदर डिवाइड करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में उसके आप रेस्ट टाइम भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। पोमोडोरो टेक्निक इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रेटजीज़। ये स्ट्रेटजीज़ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर गुजरता है और इसका आपके ब्रेन पर ये इफ़ेक्ट होता है कि आपका ब्रेन जो है वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, रूमिनेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने तो ये साइंस ने हमारी आसानी के लिए बनाई है, लेकिन फिर जहाँ चीज़ का फ़ायदा उसका नुकसान भी होता है। और हर चीज़ की जो एक्सेस है वो ऑलवेज़ बैड, हर वक्त बुरी ही होती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे बच्चों को जो है वो माएँ पकड़ा देती हैं और वो 1-1 2-2 3-3 घंटे बैठ कर कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट होता है, उनकी साइकोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट होता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट होता है। अगर बड़े इस तरह कर रहे हैं तो उनकी भी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो डिजिटल डिटॉक्स जो है स्ट्रेटजीज़ हैं इनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है जब हम इस प्रॉब्लम में फंस जाएं। कोई भी क्लाइंट है, कोई भी इंसान जब अपने आप को इन चीज़ों के अंदर इंटेंगल्ड देखे तो वो इनमें से कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेड्यूल ब्रेक्स, के आपने अपनी डिजिटल जो डिवाइस है उसके साथ आपने इतनी देर काम करना है या आपने इतनी देर जो है वो मोबाइल यूज़ करना है और बाद में आपने इसको साइड पे रख देना है। तो ये होती हैं शेड्यूल ब्रेक। सेट स्पेसिफिक टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डिवाइसेस ड्यूरिंग द डे, कि आपने दिन में किस वक्त डिवाइसेस
स्क्रीन्स का इस्तेमाल नहीं करना, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के दौरान, खाने के टेबल पे, बेड से पहले, सोने से पहले, ठीक है, उठने के फ़ौरन बाद। तो ये आपकी जो है वो डेली रूटीन पर डिपेंड करता है कि आप किस दौरान दिन में ये चीज़ों को प्लान करते हैं। नेक्स्ट विल बी नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। और इसमें साथ में क्या होता है कि आप अपनी डिवाइसेस में इस तरह की सेटिंग कर लें कि जो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि गेम के नोटिफिकेशन अक्सर आते हैं या कोई भी इस तरह के नोटिफिकेशन होते हैं, तो आप उनको साइलेंट कर दें, टर्न ऑफ कर दें, ताकि आपकी बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो। कि वो गैर अहम नोटिफिकेशन भी आपने जब उसको देखना है तो आपका बार बार जो है वो आप कम्युनिकेट करेंगे मोबाइल के साथ या स्क्रीन के साथ, वो ये आपको फिर क्या करेगा, डिजिटल स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा कर देगा। नेक्स्ट इज़ डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड नॉन डिवाइसेस जोन्स, यानी कि आपने किन किन एरियाज़ में मोबाइल लेकर नहीं जाना, किन किन एरियाज़ में कौन कौन से टाइम में आपने मोबाइल से दूर रहना है। जैसे कि मिसाल ले लें, ड्यूरिंग द मील, बिफोर द बेड, या आफ्टर वेकनिंग फ्राम द स्लीप। कोई भी टाइम में आपने, जब आपने इनको प्लान कर लेना है दिन में कि आपने इस इतनी देर के लिए इस वक्त इस जगह पर आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक मिलता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि आप अपनी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बच्चों में होती हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं गेम्स के और कार्टून्स के, जहाँ बड़े हैं तो वो मुख्तलिफ सोशल ऐप्स हैं उनके एडिक्ट हो जाते हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं उनके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए भी उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं अगर वो इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और शर्त क्या है कि आपने उसको रिपीट करना है। किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने ये नहीं कि एक दो दिन काम किया और छोड़ दिया, इस तरह आप अगले को ब्लेम नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी बताई हुई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। आपकी विल पावर, कंसिस्टेंसी और टाइम, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक थेरेपी और स्ट्रैटेजी रिक्वायर करती है। माइंडफुल कंजम्पशन करें। बी सिलेक्टिव अबाउट द डिजिटल कंटेंट, कि आपने मोबाइल पर किन चीज़ों को यूज़ करना है, कौन सा काम करना है, उसके हवाले से आपने सिर्फ अपने आप को माइंडफुल रखते हुए इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं, ऐड वगैरह आते हैं, उनको आपने एंटरटेन नहीं करना। और स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज़ को प्लान करें दिन में, जैसे कि आपकी उस वक्त ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो आपसे दूर हो जाए। जैसे कि आप रीडिंग कर लें, प्लान कर लें, वॉक प्लान कर लें, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज जो है वो प्लान कर लें, यहाँ पे स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स कर लें, या नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर लें, गार्डनिंग कर लें, कोई भी हॉबी इस तरह की आप यूज़ कर लें। तो इससे भी आपको जो है वो डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन मिलती है। एम्पावरमेंट मैसेज मैंने एक इसमें डाला हुआ है, वो यही जो मैंने आपसे पहले बात की कि ईच टाइप ऑफ चेंज टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, but even small adjustments can lead to significant improvements in managing the overthinking, या कोई भी रिज़ल्ट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपका अचीव हो जाता है। नेक्स्ट में लास्ट में मैंने ऐड रखा है इसमें कि आप कौन कौन सी डाइट यूज़ करें कि जो आपको ओवर थिंकिंग से प्रिवेंट कर सकती हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हैं आप उनका यूज़ करें, और ये आपको अबंडेंटली मिल जाते हैं इन द फिशेस। इसी तरह ये कैप्सूलर फॉर्म में भी आते हैं ओमेगा 3 के। अब तो सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में, जिसके अंदर बकायदा ओमेगा 3 फैटी एसिड उन्होंने लिखा होता है। और इसको ज़रूरत क्यों लेने की पड़ती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो ओमेगा 3 और 6, ये दो ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, ओमेगा 3 को भी और ओमेगा 6 को भी। ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, इसी तरह ब्लड वेसल्स हैं, लीवर है, इनकी हेल्थ के लिए ये जो एसिड्स, फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपने डाइट के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करें, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे कि गंदम है, गंदम के अंदर जो है वो कार्बोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, क्योंकि सारी शुगर जो है ना पॉलीसेकेराइड्स ख़ास तौर पर वो मीठी नहीं होती, दे आर टेस्टलेस बट दे आर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो जो कम्प्लेक्स हैं यानी पॉलीसेकेराइड्स, उनका यूज़ करें, जैसे कि इसमें आ जाती हैं, वेट आ जाता है,
इसी तरह कॉर्न आ जाती है। इस तरह की मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर भी पॉलीसेकेराइड होते हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी ऑक्सीडेंट इनटेक। आपके ब्रेन में आपके किसी भी बॉडी के सेल के अंदर जो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस वक़्त वहाँ पर ऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं जो कि पॉइज़न और टॉक्सिक होते हैं, और आपकी जो ब्रेन हेल्थ है और जो न्यूरॉन्स हैं उसको, उसकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं? मुख्तलिफ सीड्स में, नट्स में, डार्क लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हो गई, इस तरह की जो कैबेज हो गई, इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए। इसके बाद लीन प्रोटीन यूज़ करें जैसे कि चिकन है, मीट है, ठीक है, मटन है, ये लीन प्रोटीन होता है। और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को दो केमिकल देती है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया हुआ है कि सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये दो ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कि जो आपकी ब्रेन हेल्थ को, आपके मूड को स्टेबलाइज रखते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटाइज द हाइड्रेशन। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है आप वो करें, क्योंकि आपका जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स में पूरी बॉडी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, इसलिए पानी की जो मिकदार है वो ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके ब्रेन की एनाटमी प्रॉपर है, आपके ब्रेन की एनाटमी अगर हेल्दी है तो उसकी फिर जो फंक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होंगे। लिमिट द प्रोसेस फूड्स एंड शुगर्स। ये जो कैंड फूड्स आती हैं, रेडीमेड चीज़ें आती हैं जैसे कि मैगी हो गई, या इस तरह की जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, इसी तरह जो वाइट शुगर है, इनका आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे आपके बॉडी के अंदर ये जो अबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं मेंटल हेल्थ में, फ़िज़िकल हेल्थ में, वो कम होती हैं। और आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो इसको वैसे भी सपोर्ट करते हैं कि आप शुगर के जो वाइट शुगर है उससे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़ करें। अगर आपने मीठा ही लेना है तो आप उसके लिए दूसरे स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें। इसको वाइट पॉइजन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। सपोर्ट योर गट हेल्थ। आपका जो ब्रेन है उसका डायरेक्ट लिंक है आपकी स्टमक के साथ, और आपकी बॉडी में एक एक्सिस है जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉडी एक्सिस। ये ब्रेन बॉडी एक्सिस आपका ब्रेन और स्टमक का एक्सिस है जिसके ऊपर आपकी जो हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है, वो डिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर आपका स्टमक हेल्दी है तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा, और अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो आपका स्टमक भी हेल्दी होगा। तो ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक नर्व के ज़रिए अटैच होते हैं, तो हम कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पथेटिक नर्व है, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की इम्पोर्टेंट नर्व है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये आपके दोनों ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी रखती है और पूरी तरह से फंक्शनल भी रखती है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है डैट इज़ स्पोर्ट एंड कंसीडर द मेडिटेरियन स्टाइल डाइट। अपनी डाइट को मेडिटेरियन स्टाइल रखें, यानी कि जो मीट है, रेड मीट है, वाइट मीट है, इसको आप यूज़ करें लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स का और जो इस तरह की सीड्स हैं, सीरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी रहे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ओवर थिंकिंग की हैं, वो मैनेज हो सकें। लें जी, ये था लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, जिसमें दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, एक जर्नलिंग और एक सेट द वरी टाइम इन योर डे टाइम। अपने दिन के वक्त में, रात के वक्त में, जब भी आपको लगे कि ये वक्त मेरे पास फ्री है, आप उस दौरान अपनी वरीज़ को और अपनी इन चीज़ों को प्लान करें। और काम के दौरान जब भी अगर आपको रूमिनेशन होती है तो आप उसको इस टाइम के साथ डंप करते जाएं कि मैं इस मसले को, इस बात को उस वक्त बैठ कर सोचूंगा और हम इसको देख लेंगे, फिर वक्त मैं अपना ये काम मुकम्मल कर लूँ। तो ये सेट वरी टाइम बहुत हेल्प आउट होता है आपको लॉन्ग टर्म मैनेज करने में ओवर थिंकिंग को। यहाँ तक था ओवर थिंकिंग के हवाले से। अब आप लोगों में से किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है।
किसी का कोई भी सवाल नहीं है? क्लास आपको आवाज़ आ रही थी, नो लेक्चर तो सर। लिया ना सबने? जी अली साहब, ये जो आपने बताया आइजनहावर मैट्रिक्स जो है, जी जी। ये थिंकिंग के लिए काम आता है कि प्लानिंग के लिए नहीं, काम आता ये थिंकिंग के लिए नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द प्लानर ऑफ द एक्टिविटी। आप कोई भी एक्टिविटी है ना, आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो भी हैं, आप दिन में जो काम करते हैं, जॉब पे जाना है या आपने कोई और काम करना है, तो आप है? अपने दिन की एक्टिविटीज़ को इन इस 4 कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है कि आपके लिए दिन में कौन सा वो काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, पहले करने वाला है। उसके बाद कौन सा काम है जो उसके बाद करने वाला है और उसको हम बाद में कर सकते हैं। कौन सा काम है जिसको आप डिले कर सकते हैं, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, किसी और दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी एक्टिविटीज़ को ना इन 4 कैटेगरीज में रखते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपने टाइम को मैनेज करने में और अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने में। तो ये तो बेसिकली ये शेड्यूलिंग है, शेड्यूल करना टास्क को। कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है इस किस्म की जो प्लानिंग है? ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है बेसिकली, जी, बेसिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से। ये तो स्ट्रैटेजीज़ है, प्लानिंग है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को इनकी मदद से जब शेड्यूल करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपने किस वक्त कौन सा काम करना है, और फिर आपका माइंड पूरी तरह उस काम के लिए ही तैयार होता है, और आप तो माइंडफुली वो काम करते हैं। तो साइकोलॉजिकली इस ये कैसे हेल्प करती है टू ओवरकम ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इसमें ये है ना कि आपने जब एक प्लान किया होता है ना अपने माइंड के अंदर कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 बजे से 2:30 बजे तक रीडिंग करनी है, या मैंने कोई एक मखसूस काम है वो करना है, तो आपका जो पूरा प्लान होता है, सर्केडियन रिदम जो ब्रेन में चल रहा होता है ना, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो उस दौरान उस एक्टिविटी के साथ लिंक कर देता है। आपकी जो फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी उस एक्टिविटीज़ के साथ मैच कर जाती हैं। और अगर उस दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल रूमिनेशन होती भी है ना, तो आपने दिन के वक्त उसके लिए जब वरी टाइम रखा होता है ना कि मैं इतने बजे बैठकर तो इस मसले पर सोचूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सोचें आती हैं ना वो किसी मसले से आ रही होती हैं, मसले से मुतलका होती हैं, या किसी शख्स से मुतलका होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आपको बार बार तंग कर रही होती है सोच में। तो आप उसके लिए जब वरी टाइम यूज़ करते हैं ना अलॉन्ग विद दिस ईजन होवर के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है, एक तो माइंडफुली काम करने में, कि आपकी जो कंसंट्रेशन है ना और फोकस है साइकोलॉजिकली वो शिफ्ट हो जाता है आपकी एक्टिविटी की तरफ। और जो वरी होती है, जो वो इस तरह की आपकी डिस्टर्बिंग थाट्स होते हैं, वो आप वरी टाइम के अंदर आप उनको जब कंसीडर करते हैं तो आपको उनको हैंडल करने में और सॉल्व करने में भी हेल्प आउट होती है, और आप जो काम कर रहे हैं वो भी माइंडफुली कर पा रहे होते हैं। तो आपकी जो कोग्निशंस होती हैं ना वो कंट्रोल्ड रहती हैं फिर। शुक्रिया। जी, आप इसको जब करेंगे, आप इसको अप्लाई करें, और आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वो खुद ही फिर फील होगा, और आप मुझे इसका फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये आपको दिन के काम करने में, स्ट्रैटेजीज़ को एक्टिविटीज़ को प्लान करने में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अ, ये सीबीटी में जो हम लोगों ने टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पढ़े थे सर, जी ये जी। तो भी हमारे ओवर थिंकिंग में ज्यादा काम आएगा सर? जो ओवर थिंकिंग है ना, बेसिकली ये स्ट्रेस की ही अलामत होती है ना। जो ओवर थिंकिंग है यही आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जाती है या डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे होते। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है ना वो इसलिए इस दौरान भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर, आपको मैं पहले भी पिछले आई थिंक लेक्चर में मैंने बताया था बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, कि कार्टिसोल जो होता है ना, ये जी जी हार्मोन सर। होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये ओवर थिंकिंग के दौरान फिर बनता है और ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, और आपकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस में चले जाती है। और फिर जब स्ट्रेस में जी जी जाती है सर। तो आप जब उस वक्त रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ब्रीदिंग आ सकती है, उसके अंदर मेडिटेशन आ सकती है, उसके अंदर कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप यूज़ कर लें, ताकि वो जो एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है बॉडी में वो रिलीज़ हो जाए।
ठीक है। जी सर। हाँ, सर कभी भी एक दूसरा स्ट्रेस को सवाल सर, ये नेगेटिव माइंड पॉजिटिव लाने के लिए कौन सी टेक्निक अच्छी टेक्निक होगी कि इसके लिए वो कोई अप्लाई कर ले? सबसे जो बेहतरीन है ना, वो कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है कि आप इस टेक्निक को अगर आप करते हैं ना, और अपने थॉट्स को आप इनके ज़रिए रिप्लेस करते हैं, इस टेक्निक की मदद से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव के साथ चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसको टाइम लगता है, इसमें आपकी मेहनत भी लगती है। आप पहले नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं उनको आप सबसे पहले प्रोनाउंस करते हैं कि आपके पास कौन कौन से नेगेटिव थॉट हैं, पहले आप उनको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जी उसको सर। रियलिटी चेक करते हैं कि आपका ये जो ख्याल है ये हकीकत पर मुबनी है या सिर्फ आपकी एक खाम ख्याली है, ठीक है। नेक्स्ट जी फिर सर। आप क्या करते हैं, उसी नेगेटिव को आप किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जब रिप्लेस करते हैं ना, उसको आप पॉजिटिव साइड को जी फिर आप बिहेवियर की मदद से, एक्शन की मदद से बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो एक जी नेगेटिव सर। थॉट क्रिएट हुआ था ना, वो पॉजिटिव वे के अंदर आप जब ट्रांसलेट करके उसको अप्लाई करते हैं, तो वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज होना विद टाइम शुरू हो जाता है। जी सर। सर ये स्किज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट आते हैं अक्सर, जी, उसमें हमें कोई क्या कर सकते हैं इनके साथ, स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं? शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये तो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, साइकोसिस में आ जाते हैं, जिनका रियलिटी के साथ जो आप कह सकते हैं कि जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, ठीक है। इनके अंदर डिलूजन्स भी आती हैं, इनके अंदर हेलुसिनेशंस भी आती हैं, यानी कि इनको वहम बिल्कुल। भी तरह तरह के होते हैं। और अक्सर लोगों को जो है वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं, अक्सर लोगों को नज़र भी कुछ आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि हेलुसिनेशन और डिलूजन, ये जो केसेस होते हैं ना सिजोफ्रेनिया और इस तरह के केसेस होते हैं, इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ थेरेपी से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिजोफ्रेनिक जी, पेशेंट्स होते हैं ना और साइकोटिक मेडिसिन की पेशेंट्स जरूरत होते है हैं, वो दोनों। अपने आप को पेशेंट नहीं मानते, हम्म, ठीक है। वो डिनायल करते जी हैं, जी सर। वो यही कहते हैं कि हमें तो घर वाले ले आए हैं, मुझे कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो उस दौरान आपने क्या करना होता है कि पहले देखना होता है कि उस पेशेंट, उस क्लाइंट की जो सिवेरिटी है वो कितनी है, वो आपकी बात सुनने के मूड में भी है या नहीं है। अगर वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो आप उसको क्या सेशन देंगे। तो पहले इसलिए उसके मेडिकेशंस होती हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो कि चलाई जाती जी हैं जब उनका माइंड थोड़ा इस काबल हो जाता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। देन फिर आप उनके जी साथ सीबीटी भी यूज़ कर सकते हैं, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप उनकी बिहेवियर एक्टिवेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अच्छी एक्टिविटीज़ उनकी दिन के अंदर आप प्लान करवाएं कि आप वॉक के लिए जाया करें या आप कोई गेम खेल लें, कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी बिहेवियर है वो आप उसकी पर क्लाइंट की डिमांड पर, उसकी रिक्वायरमेंट पर आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थैंक यू सर। ऐसे पेशेंट को सर आप एक आखिरी लाजमी। सवाल। जी जी। सर ये मेमोरी वीकनेस के लिए कोई कोई सा टेक्निक है कि उसके साथ मेमोरी, बस बंदे आते हैं, मैं खुद हूँ सर डॉक्टर, बस पेशेंट आते हैं कि मेमोरी बहुत लूज होते हैं, वीकनेस होते हैं, मेमोरी बार वीक, बार पे चिड़चिड़ापन। याददाश्त की जो कमज़ोरी है ना, उसके साथ देखा जाए ना, तो बैक एंड पर ओवर थिंकिंग का ताल्लुक होता है। जैसे मैंने आपको इसके इफ़ेक्ट्स में देखा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा रूमिनेट करते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन और जी जी। फोकस उतना ही वीक होता है, और उनका जो हिप्पोकैम्पस होता है ना, उसका साइज़ श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों में फिर मेमोरी के इश्यूज आते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आप ये जो स्ट्रेटजीज़ हमने अभी की हैं ना, ख़ास तौर पर जो डाइट्स मैंने बताई हैं इसके अंदर, ओमेगा जी थ्री, सर। ओमेगा सिक्स, ये फैटी एसिड यूज़ करवाएं उन्हें अपनी डाइट में, कैप्सूल जी फार्म में ले सकते हैं, नेचुरल फूड की फार्म में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जी है सर। वो BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, जो मेमोरी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। उनको दिन में किसी वक्त में, एक वक्त में या 2 दफ़ा जो है वो डीप ब्रीदिंग उनको आप क्या नाम है प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। उनकी डाइट जो है वो हेल्दी, जो जंक फूड बहुत ज़्यादा आजकल खाते हैं, इसका आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, आपकी मेमोरी के साथ बहुत नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो आप उनको देखें कि उनकी डेली एक्टिविटी कैसे क्या है, उनकी डेली एक्टिविटी में नेगेटिविटी क्या कहाँ कहाँ पर है, उन नेगेटिविटी को आप जब
टैकल करेंगे ना तो उनकी मेमोरी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। कि स्लीप पैटर्न भी आपको पता है हमारे आजकल कितने डिस्टर्ब हैं, रात को लेट सोते हैं, दिन टाइम हम लेट उठते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ हम इंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन ब्रेन के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो ब्रेन एरियाज, हिपोकैम्पस, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को भुगत रहे होते हैं अंदर साइलेंटली। ठीक है, तो आप उनकी रीज़न पहले ओके देखें कि थैंक रीज़न यू सर। कोई नेगेटिव एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ है, कोई नेगेटिव डाइट है, कोई भी स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आप उसको पॉइंट आउट करें और उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट करें। हाँ, इस दौरान आप उनको जनरल स्ट्रेटजीज़ बता सकते हैं कि आप ओमेगा 3 6 यूज़ करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें, डीप ब्रीदिंग यूज़ करें, वॉक करें। ठीक है, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स बनाता है और एंडोर्फिन्स जो होता है ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको फ्रेश रखने में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज़ होता है और ये एक हमारा नेचुरल पेन किलर भी है। तो इस तरह हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है वो अच्छी रहती है। और माइंडफुलनेस उनको लाजमी करवाएं, ओके सर मेडिटेशन थैंक यू उनको करवाएं। ठीक है, माइंडफुलनेस उनको प्रिस्क्राइब करें। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई काम माइंडफुल होकर करेंगे ना तो आपका ब्रेन मैक्सिममली उसको याद रखेगा। और जब आप काम कर कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं तो आपने किया क्या है आपको वो भी याद नहीं होगा। जी सर। जी, बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं इस ओके तरह सर। के जो टॉपिक और प्रॉब्लम्स हैं ना, ये जनरल प्रॉब्लम मेमोरी की हैं, इसी तरह आगे स्ट्रेस की तरफ मैंने अब आना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर रखना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी आम आवाम को और साइकोलॉजिस्ट इन दोनों को इनके ऊपर जितना ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए उतनी ही कम है। बिल्कुल सर थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई फीडबैक? मेरे ख्याल से बाकी तो सारे लीव कर गए हैं। तो आपको आज का लेक्चर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा? कॉन्शियस। जी जी। यस सर। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं कह रहा पिछले 2 सेशन भी और ये सेशन मिला के तीनों में ओवर थिंकिंग के और इसके मैनेजमेंट के हवाले से, और आपकी खासतौर पे जो आपने कल 1 2 टेक्निक्स बताई थी 5 4 3 2 1, और ये जी ऐसी चीजें हैं और बड़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन टू गिव अस गुड नॉलेज। जी, बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेयर कि मैं अपनी ट्राई कर की बहुत ज़्यादा। तबीयत आज मेरी इस तरह की थी कि मैं हो सकता था डिले कर देता, लेकिन जो है वो मैंने इसको प्रायोरिटी दी कि मैं अपना काम जो है वो पहले मुकम्मल करूं और फिर। अल्लाह आपको शिफा दे जी, अल्लाह आमीन शिफा दे। आमीन। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपने स्ट्रैटेजीज़ अभी सुनी हैं, पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज़ ना आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा और इसके ऊपर आप काम भी करिएगा तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स भी होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर इंसान के साथ आती हैं, उनसे सिर्फ निपट हमें हैंडल करना आना चाहिए, निपटना आना चाहिए, तो हमें तंग नहीं करती चीज़। तो आई होप कि आप इन पर अमल भी करेंगे, दूसरों को गाइड भी करेंगे और अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज़ को ऐड भी करेंगे इनकी मदद से। बाकी इंशाल्लाह फिर अगर नेक्स्ट वेबिनार्स में आप लोग आए तो फिर मुलाकात होगी। और अपने जो फीडबैक्स हैं, एक रिक्वेस्ट ये है कि जो मेरा फेसबुक पेज है आप काइंडली उस पेज पर भी रिव्यू दिया करें ताकि जो ट्रैफिक फेसबुक पे आती है उनको भी पता हो कि ये जो इंस्टीट्यूट है या ये जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग काइंडली ग्रुप में भी लाजमी कर दिया करें और फेसबुक पर या इंस्टा पर भी रिव्यू दे दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और आने वाले लोगों को जब फीडबैक अच्छा मिलता है तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं फिर आने में। इंशाल्लाह जी। जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो जी। मच। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर आप एक बात सबका। पूछनी थी सर, ये सर्टिफिकेशन का आपने बोला क्लास में, इसका क्या होगा? इसका सॉरी मैं समझ नहीं सर आई। ये सर्टिफिकेशन की आपने बोला था, सर्टिफिकेट जी क्लास में जी जी जी। ये आपको मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला आज तो तबीयत ने इजाज़त दी आज ही, नहीं तो कल या परसों तक आपको आपके सर्टिफिकेट जितने भी लोगों ने इनरोल किया मिल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो
हमारी जो है वो क्या रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी FBR के साथ। तो फिर जो है वो जो स्टूडेंट्स को अक्सर इशू होता है ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज नहीं होती फिर। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों पर काम करूं, और आप सब लोगों की सपोर्ट मुझे रिक्वायर है। और क्योंकि कोई भी अदारा है, कोई भी चीज़ है, उसको चलाने के लिए एक लीडर भी होता है, और लीडर के साथ जो है वो उनके नीचे काम करने वाले दूसरे लोग भी होते हैं जो उसको हिम्मत देते हैं और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अकेले में बंदा कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ जा, जब जी बंदे इनके साथ होता तब बिल्कुल। इंसान जो है ना एक तब कुछ हो समाजी है जाता ना, है। एक सोशल एनिमल है। अरस्तू ने यही कहा है ना कि द सोशल एनिमल। तो ये एक सोसाइटल और ग्रुप्स की फॉर्म में होगा तो कामयाब होगा। जो लोग अपनी शेख ही बिगाड़ते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो मैं तो समझता हूँ कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं। इंसान जितना ज़्यादा आजिज़ हो और जितना ज़्यादा मिलकर काम करे, वो उसके साथ की और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपने फीडबैक और रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।